नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में है आज आपके लिए मोदी कैबिनेट स्पेशल, यानी मोदी की सरकार के राजपाट में क्या बदला। मोदी कैबिनेट विस्तार का करेंगे आज हम छिद्रान्वेषण कि आखिर क्या सोच कर किया गया और इसके पीछे क्या कारण थे जो चेहरे आए हैं। और बात होगी मोदी के नए शाहकार जो सहकारिता में लाए हैं, जिसके नए शाह होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ that I will bear true faith मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। the due discharge of my duties as such minister. किसको मिला इनाम, लापरवाही की किसको मिली सजा। अब इस विस्तार से क्या आगे की दशा दिशा पर भी फर्क पड़ेगा। सियासी समीकरण किस तरह साधे गए, जातिगत समीकरणों का कितना ध्यान रखा गया, शासन प्रशासन को दुरुस्त करने का रोड मैप क्या है। सवाल ये कि 7 साल के कार्यकाल में मोदी ने अब तक के सबसे बड़े फेरबदल और विस्तार से संदेश क्या दिया। और सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव से अब देश की जनता यानी हमको और आपको क्या मिलने जा रहा है। राज की बात कैबिनेट स्पेशल में बात करते हैं कि आखिर इस पूरी कवायद का हमसे और आपसे क्या लेना देना है। दरअसल होता क्या है कि कौन घटा, कौन बढ़ा, कौन छटा, इस पूरी चर्चा में और इस पूरे विश्लेषण में जनता की बात छूट जाती है। लेकिन मोदी कैबिनेट की खास बात यह है कि इसमें कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जो हमारी और आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। तो आखिर वो क्या फैसले हैं, इस पर करते हैं विस्तार से बात। लेकिन एक इशारा आपके लिए जरूरी है कि हमारी और आपकी जेब का जिम्मा अब नौकरशाहों के हाथ में होगा। जो चुने हुए नुमाइंदे आए हुए थे या खांटी पॉलिटिशियन थे, उनको अर्थव्यवस्था के काम में मोदी ने नहीं लगाया है। वैसे तो मोदी की कैबिनेट में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 नौकरशाहों के रखने का आंकड़ा सामने आ रहा है। इसके अलावा दलित, ओबीसी, महिला और पिछड़ों के हिसाब से जाति समीकरण की बात भी खूब जताई और बताई जा रही है। आमतौर पर सियासत में चुनाव के दृष्टिगत कैबिनेट में कौन लाया गया और कौन बाहर किया गया, इस पर खूब बात होती है। मगर सरकार सिर्फ चुनाव भर के लिए तो नहीं होती है, या सिर्फ चुनाव लड़ना ही सरकार का काम नहीं होता है। क्योंकि चाहे जितने जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन भिड़ा लिए जाए, सारी गोटियां अपने हिसाब से सेट कर ली जाए, लेकिन जनता सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करती है। और मोदी सरकार ये भली भांति जानती है कि इस समय अर्थव्यवस्था की धीमी गति और जो उसकी पतली हालत हुई है और रोजगार, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसको दूर करने के लिए, जनता का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने अपने 5 रत्नों पर भरोसा जताया है। ये कौन है, इस पर कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहले उस चेहरे की बात जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में धूमकेतु की तरह उभरा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे अश्विनी वैष्णव। ओडिशा काडर के इस आईएएस की ख्यात कटक के डीएम के रूप में हुई थी। इसके बाद वाजपेयी के निजी सचिव लंबे समय तक रहे, फिर संयुक्त सचिव पद तक काम किया। इससे पहले वाजपेयी के पीएमओ में ही डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तैयार करने में विशेष योगदान दिया था। आईएएस से इस्तीफा देने के बाद आईआईटी से इंजीनियर और फिर बाद में अमेरिका से एमबीए कर आईटी कंपनियों में उच्च पद पर काम किया। फिर 2017 में अपना स्टार्टअप शुरू कर ओडिशा में आयरन ऑक्साइड प्लेट बनाने वाली एक कंपनी का अधिग्रहण कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। तो इसके लिए हम आपको उस राज से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसके तार जुड़े हुए हैं मोदी के पहले कार्यकाल के कैबिनेट विस्तार से। उस समय रेलवे में सुधार के लिए और आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए मोदी ने सुरेश प्रभु को बनाया था रेल मंत्री, और वो काम शुरू भी हुए। लेकिन उसी समय ताबड़तोड़ रेल दुर्घटनाओं की वजह से उनको बीच में हटाना पड़ गया। उसके बाद से पीयूष गोयल या उससे पहले सदानंद गौड़ा बने तो, लेकिन वो रफ्तार थम सी गई थी। और खास बात यह है कि सुरेश प्रभु भले ही मंत्रिमंडल से हट गए हों, लेकिन वो मोदी के अभी भी विश्वास पात्र बने हुए हैं। तो जो ये नया बदलाव हुआ है, उसके तार प्रभु से भी जुड़े हुए हैं। ये आपको आगे समझाते हैं।
फिर अश्विनी वैष्णव बीजेपी और बीजेडी के सहयोग से 2 साल पहले राज्यसभा आए और अब उनके जिम्मे रेलवे और आईटी जैसे मंत्रालय हैं। अब राज की बात यही छिपी है कि आकार और प्रभाव के लिहाज से सबसे बड़े मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव पर ही मोदी ने क्यों भरोसा किया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज की बात यह है कि सुरेश प्रभु जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ऊर्जा मंत्री या अन्य मंत्रालय संभाल रहे थे, उस समय अश्विनी वैष्णव वहां पर पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे। तब से प्रभु और अश्विनी एक दूसरे को जानते हैं और अश्विनी की दक्षता के कायल तभी से प्रभु भी थे और मोदी ने भी उनको उसी समय परखा था। तो बाद में अश्विनी ने तो अपने आईएएस पद से इस्तीफा देकर अपना स्टार्टअप खड़ा किया और निवेश के भी तमाम काम किए। सुरेश प्रभु की नज़र में वो चढ़े थे और सुरेश प्रभु चूंकि मोदी के सबसे खास अभी भी हैं, भले ही वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हों, तो उनके समय में जो रेलवे में सुधार कार्य शुरू हुए थे उनका जिम्मा अब अश्विनी को दिया गया है। और अश्विनी ने आते ही पहले दिन जिस तरीके से रेलवे में 2 पालियों में काम कराना शुरू करा दिया है, इससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी काज किए बिना उन्हें विश्राम नहीं मिलने वाला है। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो रेलवे को अपने राज्य और सियासत की चिंता करे बगैर कमाऊ और आधुनिक बना सके। प्रभु जब वाजपेयी की सरकार में ऊर्जा मंत्री थे तब यह कमाल कर चुके थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी मोदी ने प्रभु की क्षमता को देखा था और उसके कायल थे। खैर, प्रभु को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना शेरपा बना रखा है जो वहां देश का प्रतिनिधित्व करता है। फिलहाल प्रभु 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 9 सामरिक संवाद में शिरकत कर रहे हैं। निवेश और आर्थिक सुधार के लिहाज से वह अभी भी मोदी के पसंदीदा हैं। राज की बात यह है कि सुरेश प्रभु जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ऊर्जा मंत्री या अन्य मंत्रालय संभाल रहे थे, उस समय अश्विनी वैष्णव वहां पर पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे। तब से प्रभु और अश्विनी एक दूसरे को जानते हैं और अश्विनी की दक्षता के कायल तभी से प्रभु भी थे और मोदी ने भी उनको उसी समय परखा था। तो बाद में अश्विनी ने तो अपने आईएएस पद से इस्तीफा देकर अपना स्टार्टअप खड़ा किया और निवेश के भी तमाम काम किए। सुरेश प्रभु की नज़र में वो चढ़े थे और सुरेश प्रभु चूंकि मोदी के सबसे खास अभी भी हैं, भले ही वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हों, तो उनके समय में जो रेलवे में सुधार कार्य शुरू हुए थे उनका जिम्मा अब अश्विनी को दिया गया है। और अश्विनी ने आते ही पहले दिन जिस तरीके से रेलवे में 2 पालियों में काम कराना शुरू करा दिया है, इससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी काज किए बिना उन्हें विश्राम नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरे नौकरशाह हैं हरदीप सिंह पुरी। विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी पुरी को पिछले कार्यकाल में ही मोदी शहरी विकास मंत्रालय में लाए। इस दफा उन्हें पेट्रोलियम भी दे दिया गया है। वैसे तो मोदी कैबिनेट में एकमात्र सिख चेहरा होने के नाते भी उनको सियासी कारणों से तवज्जो दी जा रही है, मगर जहां तक काम की बात है तो उसमें भी शहरों को बदलने और उसके लिए विदेशी निवेश लाने का जिम्मा पुरी पर है। पुरी अभी तक मोदी के इस मानक पर खरे उतर रहे हैं, लिहाजा उन्हें और मौका दिया जा रहा है। अब पेट्रोलियम का भी प्रभार देकर उनका कद बढ़ा दिया गया है। कैसे इन दोनों मंत्रालयों के माध्यम से निवेश और रोजगार लाएंगे, ये पुरी की परीक्षा है। श्री राजकुमार सिंह। पुरी के साथ ही स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा मंत्री रहे आरके सिंह को भी कैबिनेट का दर्जा देकर उनका कद बढ़ाया गया है। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जदयू से भी आरसीपी सिंह को लाकर उन्हें स्टील मंत्रालय दिया गया है, जिसमें अभी अपार संभावनाएं हैं सुधार की। दोनों ही बिहार काडर के नौकरशाह रहे हैं। इस कड़ी में एक और 5वां नाम भी है जो इन सबसे पहले विदेश मंत्री बन चुके हैं, एस जयशंकर। जयशंकर विदेश सचिव के बाद सुषमा स्वराज के रहते ही सरकार में विदेश सचिव बने थे और लगातार विदेश दौरों से कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जयशंकर का कार्यकाल अभी सुषमा जैसा प्रभावी और शानदार नहीं रहा है, लेकिन मोदी का भरोसा अभी उन पर कायम है। पीएम मोदी की प्राथमिकता भले ही इस समय अर्थव्यवस्था में सुधार हो या सरकारी कामकाज को तेज गति से आगे बढ़ाना हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी कैबिनेट में नौकरशाहों का दबदबा बढ़ रहा है, ये बात पार्टी में तमाम लोगों को चुभ रही है। लेकिन जिन लोगों को ये बात चुभ रही है वो भी ये जानते हैं कि ये सरकार मोदी के नाम पर भी नहीं है, वोट भी मोदी के नाम पर पड़ा है और मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनको अपना सिक्का चलाए रखने के लिए कामकाज की बड़ी लकीर खींचनी होगी। इसलिए सिर्फ उनका ध्यान इस समय प्रदर्शन पर है, कामकाज को ठीक करने पर है। लेकिन इसके साथ ही जब नौकरशाहों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है तो सरकार के सामने
सख्त प्रदर्शन या सफल प्रदर्शन की चुनौती बढ़ गई है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही देश को एक नया मंत्रालय और उसके नए मंत्री मिल गए हैं। ये चौंकाने वाला चर्चित मंत्रालय है सहकारिता, और मोदी के इस नए शाहकार के शाह होंगे गृह मंत्री, यानी अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ में अब सहकारिता की भी बागडोर संभालेंगे। और सहकारिता का कितना बड़ा असर होगा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ये हम आपको बताएंगे आगे राज की बात में। लेकिन एक बात तो तय है कि सहकारिता मंत्रालय आने के बाद में अमित शाह की हैसियत औपचारिक तौर पर भी इस पार्टी में और इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम मंत्रालय न सिर्फ उनके अंडर में आएंगे, बल्कि राज्यों की सियासत पर भी अमित शाह की पकड़ होगी। राज की बात में करते हैं इसी पर बात। देश में चाहे दुग्ध क्रांति की बात हो, जो अमूल के जरिए गुजरात से गांव-गांव तक पहुंची, अमूल के बाद मदर डेयरी हो, या पूरे देश में किस तरह की डेयरी हैं और ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये सब सामने है। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव-गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं, और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये संख्या देश के विकास से लेकर सियासत तक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सहकारिता के विस्तार की बात करें तो देश में 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी हैं और 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल संचालित हो रही हैं। देश में श्वेत क्रांति की बयार बहाने में सहकारी समितियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसके ज्वलंत उदाहरण अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उपक्रम हैं जो अब ब्रांड बन चुके हैं। देश में तैयार होने वाली 35% चीनी सहकारिता से जुड़ी समितियां करती हैं। बैंकिंग और फाइनेंस को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है। नाबार्ड की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्रीज को 1,48,625 करोड़ का लोन बांटा। उपलब्धियों और प्रभाव का दायरा इतना बड़ा और सम्यक होने के बावजूद भी अभी भी कानूनी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर बहुत कुछ छिटका हुआ है। तो अब पूरे देश में सहकारिता को व्यवस्थित करने की मुहिम चलने जा रही है। इसके तहत 2 दर्जन मंत्रालय जहां पर सहकारिता की पूंछ अटकी हुई है, उनका एक समन्वयक होगा और सहकारिता का आंदोलन पूरी तरीके से जैसे देश में चला था उसको एक दिशा मिलेगी और सामाजिक और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। राज की बात यह है कि सहकारिता मंत्रालय से हर पक्ष को फायदा है। सियासी और प्रशासनिक तौर पर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, लेकिन अब सुरक्षा और समन्वय के साथ ही अमित शाह के हाथों में देश की बड़ी आबादी के वित्तीय पक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आ गई है और जनता से सरकार के कनेक्ट को और मजबूत करने का बीड़ा भी। चूंकि सहकारिता को पोषित करने वाले मंत्रालयों की बात करें तो इनमें वित्त मंत्रालय भी है, वाणिज्य मंत्रालय भी है, ट्राइबल मंत्रालय भी है, कपड़ा मंत्रालय भी है और कृषि मंत्रालय भी है। और ऐसे ही 2 दर्जन मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को देश में मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अब सहकारिता मंत्री होने के नाते अमित शाह की समीक्षा के दायरे में ये सभी मंत्रालय आ गए हैं। मतलब 2 दर्जन मंत्रालयों में जो सहकारिता की पूंछ फंसी हुई थी, अब पूरा का पूरा अमित शाह के दायरे में आ गया है। यहाँ राज की दूसरी बात यह है कि सहकारिता से जुड़े इन सभी मंत्रालयों में सहकारिता मंत्री के तौर पे अमित शाह का सीधा दखल होगा। यानी गृह मंत्रालय के सामने तमाम ऐसी फाइलें जाएंगी जो इन विभागों से भी जुड़ी हुई होती थी और उनका निस्तारण भी अमित शाह की टेबल पर हो जाएगा। और तमाम फाइलें प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने से पहले भी अमित शाह के पास से होकर गुजरेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने अमित शाह का दायरा काम का कितना बढ़ा दिया है और उनको कितनी ताकत दे दी है।
वैसे उनके कद और हैसियत का अंदाजा पहले भी सबको था, लेकिन इस फैसले के बाद में आप मानकर चलिए कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि हर ताकत के साथ जिम्मेदारियों की नई चुनौती भी आती है। सहकारिता से वोटों का गणित सुधारने की चुनौती के साथ साथ आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने और देश के विकास में योगदान लाने की चुनौती भी है। सहकारिता आंदोलन के अन्य पक्षों को देखा जाए तो सरकार का सीधा कनेक्ट उन लोगों से बनेगा जिनका अभी तक सरकार से सीधा मतलब नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सहकारिता से जुड़े लगभग 40 करोड़ लोगों तक सरकार और योजनाएं पहुंचेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक भी सधेगा। क्योंकि बीजेपी या आरएसएस ग्रास रूट लेवल तक की प्लानिंग करते हैं, अगर इसे सियासी शब्दों में कहें तो बूथ लेवल तक प्लानिंग करते हैं। ऐसे में ये सहकारिता का मंत्रालय बेहद सियासी भी होने जा रहा है, क्योंकि शहरी परिवेश हो या ग्रामीण परिवेश हो, इनमें जिस तरीके से छोटी छोटी समितियों में बंटकर पूरे देश में ये परिवार फला फूला है और इनकी संख्या करोड़ों में है, उनके बीच में जाकर वोट बैंक बनाने में ये मंत्रालय मददगार साबित हो सकता है। खैर, सियासी महत्वाकांक्षा चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सहकारिता को एक छत के नीचे या एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की जरूरत भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए अब जब ये मंत्रालय बना है तो ये उम्मीद करना भी बेमानी नहीं होगा कि इससे देश की आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी और सहकारिता उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार में तमाम क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखा कि किसी का भी कद इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और सहयोगियों में खास तौर से कोई भी इतना विस्तार ना कर सके कि जो बीजेपी के लिए ही गले की फांस बन जाए। तो अगर आप मंत्रिमंडल को ध्यान से देखेंगे तो तमाम समीकरणों के मद्देनजर व्यक्तिगत तौर पर भी गठबंधन और पार्टी के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे संतुलन वाली इस कहानी और राज की बात की शुरुआत करते हैं पशुपति पारस से। राज की बात यह कि नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी को पशुपति पारस के सहयोग से तोड़ दिया और बीजेपी ने नीतीश को खुश करने के लिए पशुपति पारस को मंत्री भी बना दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पारस को मंत्रालय कौन सा दिया गया है। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पारस जरूर बन गए, लेकिन अगर उनके विभाग की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बिहार को सीधे मदद कर सके या वो अपनी टीम को मजबूत कर सके। मतलब ये कि लोजपा में विद्रोह की लकीर खींचकर उन्होंने अपना पद तो बड़ा कर लिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो मंत्रालय के जरिए कद ना बढ़ा पाए, ये भी सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत। दूसरे मंत्री हैं जेडीयू कोटे से आए आरसीपी सिंह। यूं तो जेडीयू अपने लिए 4 मंत्री पद मांग रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक पद ही दिया, पर विभाग काफी भारी भरकम दिया गया। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में इस्पात मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन मंत्रालय जितना बड़ा है, उससे जुड़े फैसले भी उतने ही बड़े लोगों के बीच में होते हैं। मतलब आरसीपी सिंह को मंत्रालय तो भारी भरकम दे दिया गया, लेकिन अधिकार उन्हें जो है असीमित स्वतंत्रता वाला नहीं है। यहाँ पर हर फैसला प्रधानमंत्री की देखरेख में ही होगा। तो इस तरह सहयोगियों का सम्मान तो रख लिया गया, लेकिन बिहार में जेडीयू इस मंत्रालय का कोई फायदा उठा पाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वहीं अपना दल
से अनुप्रिया पटेल को भी इस बार पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राज्य मंत्री से ही संतोष करना पड़ा। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। पिछले टर्म में अनुप्रिया स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो जनता से सीधे जुड़ाव था, लेकिन अब चूंकि वाणिज्य मंत्रालय है तो जनता से सीधे संवाद और संबंध नहीं रहेगा। ऐसे में जो जनाधार वाला फायदा पहले मिलता था, अब वो बात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नहीं रहेगी। यही नहीं, उनसे पहले बीजेपी ने अपने कुर्मी नेता पंकज चौधरी को भी शपथ दिलाई। इसके मायने समझना मुश्किल नहीं है। जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्व के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूँ। मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कांग्रेस से आए हैवीवेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कद के हिसाब से पद तो दे दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महाराजा को कंगाल महाराजा थमा दिया गया है। प्रोफाइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिविल एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया की माली हालत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। यह ऐसा मंत्रालय भी नहीं है कि वे अपनी टीम की मदद कर सकें। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के वहीं शिवसेना से बीजेपी में आए नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, जिसकी महाराष्ट्र में अपार संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की एमएसएमई इकाइयों को मदद करके राणे केवल कोंकण ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं और शिवसेना के लिए एक बड़े झटके का सबब बन सकते हैं। खास बात यह कि राणे को यह मंत्रालय बीजेपी के दिग्गज नितिन गडकरी से हटा कर दिया गया है। मोदी और शाह की जोड़ी ने यह तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये वो एनडीए नहीं है जो अटल अडवाणी के समय में होती थी। एक तो इनकी सीटों की संख्या भी ज़्यादा है और जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों ने तमाम बड़े मंत्रालय अपने पास रखकर अपने निजी सियासी हित साधे, वो स्वतंत्रता अब बीजेपी उनको नहीं देने जा रही है। उनका पूरा सम्मान भी होगा, स्थान भी होगा, लेकिन ये स्वतंत्रता सिर्फ मोदी के पास होगी कि वो किसको मंत्रालय देते हैं और राजनीतिक हित साधने की जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको यहां पर ब्रेक लगा दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों की विदाई सबको चौंका रही है। कुछ लोगों का कद क्यों बढ़ा ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जिनका कद घटा या जिनकी मंत्रिमंडल से रवानगी कर दी गई उसके पीछे क्या है राज की बात, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि सिर्फ लोगों की परफॉर्मेंस ही इसके पीछे कारण नहीं था। कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे और कुछ जगह भविष्य की रणनीति भी थी। राज की बात में पहले चर्चा उन दो चेहरों की जिनकी विदाई से सब स्तब्ध रह गए। मैं कानून मंत्री भी हूँ तो जवाब देना बहुत जरूरी है। इनमें पहला नाम है कानून और आईटी जैसे भारी भरकम दो मंत्रालयों का प्रभार देखने वाले रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद सरकार के प्रवक्ता भी थे। कोई भी मुद्दा हो उस पर संसद से लेकर बाहर तक बात रखने का काम वो करते थे। माना जा रहा है कि ट्विटर विवाद के चलते उनकी विदाई हो गई, लेकिन ये आंशिक सच है। आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इस मसले को और ज्यादा संजीदा तरीके से संभाला जा सकता था। हालांकि कानून के जानकार और आईटी मंत्री होने के नाते सब कुछ रविशंकर ही कर रहे थे और उन्होंने ट्विटर की घेराबंदी बहुत जोरदार तरीके से कर भी दी थी। राज की बात यह है कि भारत के साइबर आसमान में जिस तरीके से नीली चिड़िया यानी ट्विटर बासरीखी कलाबाजियां खा रही है, उसको रोकने के पक्ष में भारत भी है। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर के पक्ष में मौजूदा अमेरिकी प्रशासन, चाहे जो बाइडेन हो या वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके साथ खड़ी हुई हैं, उसको लेकर भारत को संजीदा रुख अपनाना ही होगा। इसलिए भी क्योंकि चीन और पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन को और विदेशी निवेशकों को कोई भी निगेटिव सिग्नल देना भारत के पक्ष में नहीं था। इसीलिए नीली चिड़िया को कानून के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन उसके खिलाफ हम कोई हरकत करते दिखे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते दिखे, ऐसा भी भारत नहीं चाहता है। और शायद इसी बात को रविशंकर प्रसाद समझने में नाकाम रहे।
रविशंकर प्रसाद की तरह ही सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्रालय देख रहे प्रकाश जावड़ेकर भी सरकार के खिलाफ बन रहे राजनीतिक विमर्श या माहौल को रोकने में नाकाम रहे। दोनों ही नेता सरकार का चेहरा थे और प्रवक्ता भी। मोदी सरकार फीडबैक के आधार पर काम करने वाली सरकार है, मगर इनके विभाग बदलने के बजाय हटाया क्यों गया? क्योंकि संदेश तो विभाग बदलकर या कम कर भी दिया जा सकता था। एक कहावत सुनी होगी आपने कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बनकर वापस लौट आए। तो प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल लुटियन जोन का बौद्धिक चेहरा होते थे पूर्व मंत्री अरुण जेटली। अरुण जेटली के जाने के बाद एक तरीके से वो पूरा स्पेस यहाँ लुटियन जोन में खाली था, तो उसका चेहरा बनने के लिए खास तौर से रविशंकर प्रसाद ने कोशिश की, क्योंकि वो पेशे से वकील थे और अरुण जेटली भी वकील हुआ करते थे। ठीक यही फीडबैक प्रकाश जावड़ेकर के बारे में भी पीएम हो गया, तो इन दोनों की यहाँ से अब विदाई कर दी गई है। लेकिन इसके पीछे भविष्य की रणनीति भी है, क्योंकि संसदीय बोर्ड में 2 पद खाली हैं और मीडिया को और संगठन के लिहाज से भी मजबूत करना है, तो दोनों लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दिया जाना भी तय है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और रमेश पोखरियाल निशंक को एचआरडी से हटाकर भी मोदी ने सीधा संदेश दिया है कि काम से कोई समझौता नहीं। राज की बात यह है कि मोदी और शाह ने जाति संतुलन को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सवर्णों की पार्टी का जो विमर्श स्थापित किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, उसमें तमाम ओबीसी, एससी और एसटी मंत्रियों का बोलबाला कर उसको धराशायी कर दिया गया है। और साथ ही यूपी को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती गई है, क्योंकि वो चुनाव में जाने वाला राज्य है। यहाँ तक कि वहाँ से कौशल किशोर को कैबिनेट में लाया गया, जिन्होंने कोरोना के दौरान पूरी तरीके से योगी की असफलता पर सवाल उठाए थे। मतलब कौशल किशोर के सवालों को तो एंडोर्स किया ही है पीएम ने, और साथ ही ये भी कह दिया है कि सबकी यहाँ पर सुनी जाती है, विरासत या कद के आधार पर किसी का पद नहीं तय होगा। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। आपसे इजाजत लूं उससे पहले एक जरूरी भूल सुधार। पिछले हफ्ते राज की बात में हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई और उनकी आगे की रणनीति की खबर के दौरान सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग पर एक गलत जानकारी गई थी। चौटाला से तुलना करते समय पवन चामलिंग के सजा याफ्ता होने की बात कही गई थी। यह गलत है और पवन चामलिंग को कभी भी ना तो सजा सुनाई गई और ना ही वह जेल गए। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग एक आपराधिक मामले में जेल में थे। इस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी या त्रुटिवश हुआ है। तो अब आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।